नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का साइंस में जैसे कि चैप्टर वाइज हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 जो है उसके लास्ट प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट शिक्षक भर्ती सुपर टेट की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहाँ पर आप अदर चैप्टर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारा लास्ट चैप्टर साइंस का, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें कुल 30 प्रश्न है, जिसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम 15 प्रश्न देखेंगे और पार्ट नंबर 2 में बाकी बचे 15 प्रश्न देखेंगे। एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में चलते चलेंगे, इसलिए वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए दो पार्ट में हम ये प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। मिश्रण जो है उसके 2 प्रकार होते हैं, कौन सा? एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करें तो ऐसे मिश्रण जिनके जो अव्यय कण होते हैं उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। एग्जाम्पल से आप इसको समझिए, जैसे कि आप एक पानी लेंगे, उसमें आप नमक को घोल देंगे तो नमक घुल जाएगा, यानी कि अब उसके जो कण हैं आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते। ये आपका होता है समांगी मिश्रण। विषमांगी की बात करें तो विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके जो अव्यय कण होते हैं उनको अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि पानी के ऊपर आप तेल डालते हैं और आप चम्मच से मिलाते भी हैं, फिर भी आप देखेंगे तेल ऊपर ही रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। तो पानी और तेल को आप अलग अलग देख सकते हैं, इसलिए ये एक विषमांगी मिश्रण है। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? नहीं है का मतलब कौन सा समांगी मिश्रण है, ये जो है वो पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका हवा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा में आप देखेंगे तो जो अव्यय कण होते हैं उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये आपका समांगी मिश्रण जो है उसका उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ कि बीजों का जरायुज यानी कि विविपेरस अंकुरण होता है। तो किसमें होता है ये आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो राइजोफेरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राइजोफेरा यानी कि मैंग्रोव जो पौधे हैं इनमें जो है वो पाई जाती है, और प्रायः जो बीज होते हैं उनको अंकुरित होने के लिए जो ऑक्सीजन है इसकी आवश्यकता जो है वो होती है। यदि लवड़ी दलदल है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कह सकते हैं बीज जो होते हैं मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए भी अंकुरित हो जाते हैं। तो यही जो गुण होता है वो पित्रस्थ अंकुरण जो है वो कहते हैं, यानी कि जरायुज अंकुरण जो है वो कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं विविपेरस। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन जो है उसका स्रोत है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या तीसरा चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज और क्लोरोफिल। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल जो है वो होता है। इसके अलावा प्रकाश आश्रित प्रावस्था में जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन हैं उनके द्वारा जल के जो अणु हैं उनका हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन और हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन जो है उसमें अपघटन हो जाता है। इसको आप रिएक्शन के जरिए भी समझ सकते हैं। 4H2O ये आपका इस प्रकार 4H+ आयन और प्लस 4OH- आयन जो है इसमें इस प्रकार से ब्रेक हो जाता है, और जिसमें 4H+ देख पा रहे हैं इसको NADP ग्रहण करके जो NADPH2 है उसमें जो है वो परिवर्तित जो है वो कर देता है। और 4OH- की बात करें तो ये संघनित होकर पानी और ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो हैं उनकी पत्तियों द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्लोरोफिल की मदद से जो भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करना है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बात करें उत्तर की कौन सा समीकरण सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। 6CO2 + 12H2O मिलकर बनेगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 + 6H2O। यहाँ पर आप एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल भी जो है वो लिख सकते हैं, यदि आपको रिटर्न में जो है इस प्रकार से जो अभिक्रिया है वो दर्शानी होती है। इसके अलावा श्वसन क्रिया में यहाँ पर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात की गई, परंतु यदि श्वसन क्रिया की बात की जाए तब आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं ये वाली रिएक्शन होगी आपकी C6H12O6 + 6O2
बनेगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O। ये यहाँ पर आप इसको ऊर्जा भी जो है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। कोयला आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कोयले के जलने पर जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स मुक्त होते हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं सबसे अधिक वायु प्रदूषण जो है वो होता है। अब अगला प्रश्न कह रहा है खंड 1 में जो है वो भाग दे रखे हैं, खंड 2 में जो है मूंगफली, सेब, चना, गाजर इस प्रकार से दे रखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा किसका भाग है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। तो जड़ की बात करें तो जड़ जो है वो गाजर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं तना की, तो तना जो है आपका गन्ना है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। बीज की बात कर लेते हैं तो बीज आपका मूंगफली है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। फल की बात करें तो फल आपका एक ही ऑप्शन बचा, क्या, सेब। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान जो है वो होगा और इस पर आधारित ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, उन पर आधारित प्रश्न आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उनको देख अवश्य लीजिएगा। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को जो है वो दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। स्वपोषी होते कौन है, तो वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी कौन होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैवाल, पालक, टमाटर, केला, ये सभी जो है वो स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तड़ित, गर्जन, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी इस प्रकार से दे रखा है और आपको बताना है नीचे 4 ऑप्शन कौन सा जो है वो सही होगा। आपको अपने हिसाब से इसमें समझ विकसित करके पहचानना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो फिट बैठ रही है। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी और डी, भूस्खलन और सुनामी। तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं, तो इन दोनों में समानता ये है कि जब भूकंप आता है तो उससे होने वाली प्राकृतिक घटनाओं में या प्राकृतिक आपदाओं में ये दोनों आती हैं, जबकि ये तीनों जो है वो भिन्न है। इस प्रकार के रीजनिंग में काफ़ी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताए थे सभी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल डी, यानी कि केवल अंगूरों में टार्टेरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। कच्चे आमों की बात करें तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला की बात करें तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबुओं में भी साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। जितने भी अम्ल हैं उनको याद अवश्य कर लीजिएगा, प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्र समीर जो है उसका कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। होता क्या है समुद्र समीर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दिन के समय क्या होता है, जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा जो स्थल भाग होता है वो अधिक गर्म हो जाता है। स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है। तो वायु क्या होती है, गर्म होकर जो है वो फैलती है। तो फैलकर जब हल्की हो जाती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, और जब स्थल पर निम्न वायु भार है या निम्न वायु दाब है तो समुद्र पर उच्च वायु भार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र और ठंडी वायु चलती है। इसी को हम जानते हैं समुद्र समीर के नाम से। आप चाहें तो दोबारा से इस पूरे सेंटेंस को सुन सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो बैक करके। तो इसे कहते हैं समुद्र समीर। बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे जो अनाज हैं उनको उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। मिट्टी पर आधारित भी काफी प्रश्न होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मृणमय और दोमट आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। दोमट मिट्टी की बात करें तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त यही मिट्टी होती है और ये रेत एवं जो चिकनी मिट्टी है उसके
कणों को मिलाने से या कणों का जो मिश्रण है वो जो है वो होती है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जो जड़ें होती हैं वो आसानी से कह सकते हैं भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और दोमट मिट्टी में गेहूं, बाजरा, जौ, दलहन ये सभी फसलें जो होती हैं उनकी अच्छी पैदावार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 कि निम्नलिखित में से जो खरीफ फसलें हैं उनका समुच्चय चुनिए। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि धान, मक्का, कपास और सोयाबीन। खरीफ फसलें क्या होती हैं? तो खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और मानसून के बाद जो है वो काटी जाती हैं। और धान, मक्का, ज्वार, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली है, तिल है, अरहर है, ये सभी खरीफ फसलें ही होती हैं। ट्रिक भी पहले हम बता चुके हैं काफ़ी खरीफ जायद फसलों की इन सभी की, उसको यदि आपने नहीं देखा जीके वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो खनिज तथा वन्य जीव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे संसाधन होते हैं जिनका आप कह सकते हैं प्रकृति में पुनः नवीनीकरण या पुनर्नवीनीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इनके उदाहरणों में कौन कौन सा आता है? तो कोयला भी इसी में आता है, पर मृदा नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नहीं सही था आपका। पेट्रोलियम भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है, खनिज तो आता ही है, वन्यजीव भी जो है इसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न 14 की, कि वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठक जो हैं उनके संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ये आपका इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। बात करते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और इसके बाद हम वो प्रश्न पूछेंगे जो कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका क्या है लास्ट, कि भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भूपर्वती में तप्त स्थलों के ऊपर हैं वे क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो हैं वो हैं, और जो गर्म जल के जो फव्वारे होते हैं वो भूतापीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत में जो है वो आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार चैप्टर वाइज प्रश्न आपको मिलते रहें। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब, इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न ही यानी कि जो चैप्टर था वही आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन थे, इसलिए पर्यावरण पर ही आधारित यहाँ पर मैंने प्रश्न पूछा है। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसी का जो सेकंड पार्ट कल हम दोपहर 3 बजे देखेंगे, उसमें हम इसका उत्तर भी जो है वो बता देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।